वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में। मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो। अपन चलने वाले हैं नाइन्थ चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। 9th चैप्टर मैंने पूरा क्लियरली करवाया था। अगर उसमें कोई डाउट है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है, कोई रह गया है, तो मेरे को वापस कमेंट में मैसेज कर देना या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर मैसेज कर देना कि मैम ये पॉइंट नहीं समझ में आया या ये रह गया है, तो अपन वापस रिपीट कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, मैं बताने वाली हूँ 9th चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देख लेना, समझ लेना। क्यों? क्योंकि जो बताने वाली हूँ 100% उसमें से एग्जाम में जरूर आएगा। तो पहला जो एक नंबर के क्वेश्चन में जो पूछ सकता है वो है, पहला क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन देखना, मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? किस पौधे पर प्रयोग किया था मेंडल ने? मेंडल ने सबसे पहला प्रयोग किया था मटर के पौधे पर। किसके पौधे पर? मटर के पौधे पर। एक नंबर के क्वेश्चन में 100% पूछ सकता है वो। तो मेंडल ने सबसे पहला प्रयोग किसके ऊपर किया था? मटर के पौधे के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन, मानव में लिंग निर्धारण कौन करता है? मानव में, पहले अपन एक नंबर के क्वेश्चंस देख रहे हैं, जैसे फिर मैं 2 नंबर के क्वेश्चंस बताऊंगी, फिर बड़े बड़े क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी। पहला क्वेश्चन देखो, मानव में लिंग निर्धारण कौन करता है? मानव में लिंग निर्धारण कौन करता है? कौन करता है? तो नर। क्यों? क्योंकि जो मादा में जो गुणसूत्र होते हैं, जो मादा में गुणसूत्र प्रेजेंट रहेंगे, मैंने बताया था एक्स एक्स होते हैं, लेकिन जो नर के अंदर गुणसूत्र प्रेजेंट रहते हैं वो होते हैं एक्स और वाई। मादा के अंदर गुणसूत्र कौन से रहेंगे? एक्स एक्स रहेंगे, लेकिन जो नर के अंदर गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं एक्स या वाई। तो लिंग निर्धारण का किसके ऊपर डिपेंड करता है? नर के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा क्वेश्चन, अलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है अपनी बॉडी में, अपने शरीर में? अलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है अपने शरीर में? गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है अपने शरीर में? बाईस जोड़े। कितने होते हैं? 22 जोड़े। एक जोड़ा जो होता है वो अलग होता है, 22 जोड़े जो होते हैं वो अलिंग होते हैं। एक जोड़ा हम क्या रहेगा? अलग रहता है। 23वां जोड़ा अलग रहता है। ठीक है, तो 22 जोड़े कौन से हो गए? अलिंग गुणसूत्र के। कौन से हो गए? अलिंग गुणसूत्र के। ये चीज नोट करो। चौथा क्वेश्चन देखना, मादा लिंग गुणसूत्र को किस प्रकार प्रदर्शित करता है? किस प्रकार प्रदर्शित करता है? किस प्रकार प्रदर्शित करता है? मादा के अंदर कौन से गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं? एक्स एक्स गुणसूत्र मादा के अंदर प्रेजेंट होता है, यह गुणसूत्र प्रदर्शित करते हैं। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन लिखना, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? का सिद्धांत किसने दिया? आंसर कमेंट में मैसेज करो मेरे को कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया। तो जो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था वो दिया था लेमार्क ने। किसने दिया था? लेमार्क ने। लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया था? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। ये सब एक नंबर के क्वेश्चन बता रही हूँ अभी। आधुनिक मानव स्पीशीज का नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, आधुनिक मानव स्पीशीज का नाम, मानव स्पीशीज का नाम क्या है? क्या है आधुनिक मानव स्पीशीज का नाम? होमो सैपियंस। क्या है? होमो सैपियंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, आनुवांशिकी का जन्मदाता, आनुवांशिकी का जन्मदाता कौन है? आनुवांशिकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आनुवांशिकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आनुवांशिकी का जन्मदाता कहा जाता है मेंडल को। किसको कहा जाता है? मेंडल को। चीज नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल गोभी किस प्रकार के पुष्पों में विकसित हुई है? जो फूल गोभी है किस प्रकार के पुष्पों में विकसित हुई है? किस प्रकार के पुष्पों में विकसित हुई है? फूल गोभी किस प्रकार के पुष्पों में विकसित हुई है? तो बंध्य पुष्प। किसमें? बंध्य पुष्प। बंध्य पुष्प क्या हुआ? बंध्य पुष्प जो फूल गोभी है बंध्य पुष्पों में विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, ट्राइलोबाइट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ट्राइलोबाइट क्या होता है? ट्राइलोबाइट क्या है? यह क्या है? एक जीवाश्म है। ट्राइलोबाइट क्या है? एक तरह का जीवाश्म होता है जो कैसा होता है? बिल्कुल अकशेरुकी होता है। कैसा होगा? अकशेरुकी। ट्राइलोबाइट एक तरह का जीवाश्म होता है जो कैसा होता है? अकशेरुकी होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये पूछ लेता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखनी, ट्राइलोबाइट वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अति लघुरात्मक में कौन से पूछ सकता है? वो अति लघुरात्मक क्वेश्चन कौन से पूछ सकता है कि प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? पहला, प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? बहुत अच्छे से समझाया है मैंने। प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? कि वह लक्षण लैंगिक जीवों में जिनमें वह लक्षण जिसमें प्रथम पीढ़ी या F1 पीढ़ी के अंदर पहले प्रकट हो जाते हैं, जिनका प्रभाव पड़ता है, जो लक्षण पहले प्रभावित होते हैं, वह लक्षण कौन से कहलाएंगे? प्रभावी लक्षण कहलाएंगे। जैसे मेंडल ने प्रयोग किया था मेंडल ने प्रयोग, वैसे मेंडल ने प्रयोग किया तो उसने क्या देखा कि F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे उसको प्राप्त हुए। मतलब उसको कौन से लक्षण प्राप्त हुए? प्रभावी लक्षण उसको प्राप्त हुए। कौन से प्रभावी लक्षण उसको प्राप्त हुए? तो जिस लक्षण का प्रभाव पड़ता है या जो लक्षण पहले प्रभावित हो जाते हैं, जो पहले शो हो जाते हैं, पहले प्रदर्शित हो जाते हैं, वह लक्षण कौन से कहलाते हैं? प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। ये क्वेश्चन नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, मानव स्पीशीज में लिंग निर्धारण, मानव स्पीशीज में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? मानव लिंग निर्धारण मैंने बहुत अच्छे से समझाया था किस प्रकार होता है कि मानव स्पीशीज में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है कि जो मादा में जो गुणसूत्र होते हैं वो कौन सा होता है? XX होता है। नर में जो गुणसूत्र होंगे वो कौन से होंगे? XY होंगे। तो XX गुणसूत्र अलग, XY गुणसूत्र अलग। तो लिंग निर्धारण कैसे होता है? लिंग निर्धारण कैसे होता है? जो लड़की के अंदर गुणसूत्र होंगे वो होंगे XX, लड़के के अंदर होंगे वो होंगे XY। तो इस तरह से मानव में लिंग निर्धारण किया जाता है। ये नोट करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, जीवाश्म किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, जीवाश्म किसे कहते हैं?
जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवाश्म मतलब कि आज के जो सजीव है, जो सजीव पुराने जमाने में या प्राचीन टाइम में, बहुत टाइम पहले जो सजीवों से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, आज अपने को जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो बहुत प्राचीन टाइम के सजीवों के हैं। प्राचीन टाइम के सजीवों से जो प्राप्त अवशेष हैं, अब जो अपन जमीन से खोद के जो अवशेष, हड्डियां हैं, जो भी शरीर के टुकड़े हैं, अंग है, जो प्राप्त अपने को होते हैं, वही क्या है? जीवाश्म है, जिनको जमीन से खोद कर निकाला जाता है, वही क्या है? जीवाश्म है। पृथ्वी के किसी भी भाग से प्राचीन सजीवों के मिले अवशेष क्या कहलाते हैं? जीवाश्म कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? जीवाश्म कहलाएंगे। ये चीज नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फॉसिल डेटिंग विधि क्या है? फॉसिल डेटिंग विधि क्या है? ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। फॉसिल डेटिंग विधि क्या है? मतलब कि फॉसिल डेटिंग विधि क्या है कि जो जीवाश्म अपने को प्राप्त हुए हैं, जो पृथ्वी से सजीवों से जो अवशेष अपने को प्राप्त हुए हैं, उन अवशेषों का समय निर्धारण करने की विधि क्या होगी? फॉसिल डेटिंग विधि हो गई। उन सजीवों को पता लगाया जाता है कि कितने टाइम पुराने हैं, कितने प्राचीन हैं। उन अवशेषों को पता लगाने की जो विधि है, वही विधि क्या है? फॉसिल डेटिंग विधि। बहुत इंपॉर्टेंट विधि है ये। तो जीवाश्मों का समय निर्धारण की विधि, ठीक है, चीज नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, गुणसूत्र क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, गुणसूत्र क्या है? गुणसूत्र क्या है? गुणसूत्र क्या होते हैं कि जो डीएनए होते हैं वो अलग अलग स्वतंत्र रूप से रहते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है? गुणसूत्र बोला जाता है। क्या? जो डीएनए है, डीएनए अलग अलग स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, वही क्या है? गुणसूत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, अभिलक्षण किसे कहते हैं? अभिलक्षण किसे कहते हैं? अभिलक्षण क्या हो गए? सजीवों का बाहरी रूप, जो बाहरी रूप है, बाहरी व्यवहार है, वही क्या कहलाता है? अभिलक्षण कहलाता है। जीवों का बाहरी आकार या बाहरी रूप या बाहरी व्यवहार क्या कहलाएगा? अभिलक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? लिंग निर्धारण किसके ऊपर निर्भर करता है? नर के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि गुणसूत्र कौन से होते हैं? एक्स और वाई। लेकिन जो मादा में गुणसूत्र रहेंगे वो गुणसूत्र कौन से रहेंगे? एक्स एक्स रहेंगे। नर के अंदर जो गुणसूत्र रहता है वो रहते हैं एक्स वाई। तो मानव में लिंग निर्धारण किसके ऊपर डिपेंड करता है? नर के ऊपर डिपेंड करता है। प्लस अगर एक्स का गुणसूत्र एक्स से मिलता है तो लड़की, और अगर एक्स का गुणसूत्र वाई से मिलता है तो लड़का। इस तरह से लिंग निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, वंशागति के नियम का आधार क्या है? क्वेश्चन लिखना, वंशागति के नियम का आधार क्या है? नियम का आधार क्या है वंशागति के नियम का? वंशागति के नियम का यही आधार है कि माता पिता दोनों के द्वारा वंशागति में जो लक्षण होते हैं वह संतति में स्थानांतरित किए जाते हैं, वह संतति के अंदर स्थानांतरित किए जाते हैं। वंशागति का आधार क्या हो गया? वंशागति का आधार क्या हो गया कि जो सेम लक्षण जो होते हैं वह संतति में स्थानांतरित किए जाते हैं।
द्वारा लक्षण संतति में स्थानांतरित किए जाते हैं, स्थानांतरित किए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया वंशागति का आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, F1 पीढ़ी को किस प्रकार प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, मेंडल ने F1 पीढ़ी को कैसे प्राप्त किया, कैसे प्राप्त किया F1 पीढ़ी को। मेंडल ने F1 पीढ़ी को किसके द्वारा प्राप्त किया, स्वपरागण द्वारा। किसके द्वारा, स्वपरागण द्वारा। मेंडल ने स्वपरागण करवा के F1 पीढ़ी मेंडल को प्राप्त, उस मेंडल और F1 पीढ़ी में लक्षण क्या थे, प्रभावी लक्षण प्राप्त हुए थे उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, मनुष्य में किस प्रकार होता है। ये बड़े क्वेश्चन है जो आपके 3-3, 4-4 नंबर में आएंगे। मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, लिंग निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। बहुत अच्छे से समझा रखा है, बहुत अच्छे से समझा रखा है कि लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, सूत्र द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा, गुणसूत्र द्वारा होगा। मादा के अंदर कौन से गुणसूत्र होते हैं, XX होते हैं। नर के अंदर कौन से होते हैं, XY गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं। गुणसूत्रों का क्रॉस करवा के संतति प्राप्त की जाती है, तो वही लिंग निर्धारण है। पूरी डिटेल वही लिखनी है, एक बार वापस देख लेना, क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन में आएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, अपव्यूहन का नियम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम मेंडल ने क्या किया, 2 विपर्यासी लक्षण लिए, 2 विपर्यासी लक्षणों का क्रॉस करवाया, उसने संकरण करवाया, 2 विपर्यासी लक्षणों का क्रॉस करवा के संकरण करवाया। और जब उसने 2 पौधों के बीच में संकरण करवाया तो उसने लक्षणों को क्या किया, पृथक किया। लक्षणों का उसने पृथक्करण किया कि एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती है। उसने जब उसने संकरण करवाया था तो उसने क्या किया, लक्षणों को अलग अलग 2 पृथक किया और उसने ये चीज देखी कि एक लक्षण दूसरे लक्षण को बिल्कुल प्रभावित नहीं कर रहा है, बिल्कुल एक लक्षण अलग है, दूसरा लक्षण अलग है। यही इसका नियम था स्वतंत्र अपव्यूहन का। तो चलिए यहां तक आपकी क्लास खत्म होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ क्वेश्चन मैंने बताए हैं, वापस एक बार रिपीट कर लेना। ये सारी चीजें मैंने समझा रखी है अच्छे से।